नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। पूरे देश भर में ट्रांसपोर्टरों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसी को लेकर पूरे देश भर में शुक्रवार को ट्रांसपोर्टरों द्वारा भारत बंद भी किया गया है। वहीं बात करें हरियाणा के फरीदाबाद की, तो हरियाणा के फरीदाबाद द्वारा ट्रांसपोर्टर द्वारा किए गए भारत बंद का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। हालांकि वह बात दूसरी है कि ट्रांसपोर्टरों के पदाधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि जो पॉलिसी बनाई जा रही है सरकार द्वारा वह ट्रांसपोर्टरों के लिए ठीक नहीं है। दिखाई दे रहा नजारा फरीदाबाद के ट्रांसपोर्ट नगर का है, जहां पर भारत बंद का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। वहीं ट्रांसपोर्टरों के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी ट्रांसपोर्टरों के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी की टाइमिंग कम कर दी गई है तो वही टैक्स भी मोटा कर दिया गया है। ऐसे में ट्रक ड्राइवरों के लिए ये काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में ट्रक ड्राइवर कहां से जीएसटी का मोटा टैक्स भरेंगे। वहीं ट्रांसपोर्टरों के पदाधिकारियों ने बताया कि कहने को तो आज भारत बंद है, परंतु फरीदाबाद के ट्रांसपोर्टर इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एक दिन भारत बंद से सरकार पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। वहीं उनका ये भी कहना है कि ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन कांग्रेस के पदाधिकारी मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत कर रहे हैं। जैसे भी उनका फैसला आएगा उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। क्या मानते हैं? फरीदाबाद में इसका अभी कोई असर नहीं है, क्योंकि हम इसमें शामिल नहीं हैं। ये ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस की तरफ से है। अभी यहाँ पे तो इतना मुद्दा इसका नहीं है, और हमारी जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इसमें बहुत संकट में गुजर रही है। रोज़ डीजल का रेट बढ़ जाता है। अभी नया उन्होंने जीएसटी में टाइम लिमिट कम कर दी है। जीएसटी में टाइम लिमिट करने के बाद उन्होंने उसके ऊपर बहुत मोटी पेनल्टी लगा दी है, जो कि एक आम ट्रक वाला, मान लिया कोई एक वाला है या दो वाला है, जो आज किस्त भी नहीं भर सकता, टैक्स भरने की कंडीशन में भी नहीं है, तो इतना जुर्माना कहाँ से देगा? गाड़ी खड़ी हो जाएगी। मेन मुद्दा प्रॉब्लम आएगी ट्रांसपोर्टर को, क्योंकि वो उसने माल लोड किया, उसने बिल्टी दे रखी है, उसकी गाड़ी को, उसका पेमेंट को रोकेंगे, उसको परेशान करेंगे कंपनियां। तो ये जो है नए नए कानून लोग लागू कर रहे हो, उसमें कम से कम एक आम जनता से उसका एक राय तो ले लेनी चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम होगी या कैसा होना है। क्या मानते हैं या किस तरीके से, जिस तरीके से आज का रखा गया है, तो आज कोई फरीदाबाद में किसी तरीके का कोई असर है? यहाँ पे अभी कोई असर नहीं है। बाकी जो हमारे अभी पदाधिकारी जो हैं ऊपर बात कर रहे हैं, जैसा ऊपर से आदेश आएगा, ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस है, अलग अलग राज्यों के हैं जी, इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। तो हमारी जो संस्था, जो मदर यूनिट है, जिसे हम बिलोंग करते हैं, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, आशफ अली रोड। तो हमारे प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है, मांगे तो जायज़ हैं, ठीक है, बिल्कुल हम मांगों के हिसाब से जायज़ है, लेकिन एक दिन का टोकन का कोई औपचारिकता नहीं होता। तो इसमें 3 दिन पहले ही जो जीएसटी फाइनेंस मिनिस्ट्री से हमारा डेलीगेशन मिला है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के पैनल से जाके डेलीगेशन मिला है। जो मांगे थी, जो इन्होंने जो समय सीमा कम की है, उससे रिलेटेड जो मांगे थी, वो उन्होंने कॉन्क्लूड किया है, समझा है, और जल्दी ही उसको सोल्व करने का आश्वासन दिया है। तो क्या मानते हैं कि एक दिन के करने से सरकार पर कोई असर पड़ पाएगा? सर, एक दिन के करने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। किसान एजिटेशन को देख लो, आज कितने दिन हो गए। लेकिन जो मांगे ये जायज़ है। जो दूरी कम करी है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन में बहुत भयंकर समस्या है। कहीं जगह नो एंट्रीज होती है, कहीं आरटीओ का भी पंगा होता है, कहीं चेक पोस्ट का भी, फिर कहीं हरासमेंट होती है रोड्स पे, कोई ब्रेकडाउन भी हो जाते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जो सारा रखती हैं अपना हिसाब किताब, वो तो अपना चलो ई-वे बिल कब ख़त्म हो रहा है, कब मैन पावर डिप्यूट करके उसको वॉच भी कर लेंगे। लेकिन जो इंडिविजुअल मोटर मालिक हैं, जिनके पास 5 गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ, 10 गाड़ियाँ हैं, वो इसको कैसे मैनेज करें? चलिए रुक करेंगे अगली खबर की। फरीदाबाद के बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे दिन दहाड़े भी वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस का कोई खौफ तक नजर नहीं आता। मामला फरीदाबाद के सेक्टर 55 इलाके का है, जहां पर एक महिला अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही थी। तभी बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भागने में कामयाब हो गए। हालांकि पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चैन स्नैचरों की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये वही महिला है जो अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही थी। तभी 2 बाइक सवार युवकों में से एक युवक ने बाइक से उतरकर महिला के गले में पड़ी सोने की चेन को छीनने की कोशिश की। काफी देर तक महिला ने बदमाशों के साथ मुकाबला किया, परंतु आखिरकार बदमाश महिला के गले से चेन छीनने में कामयाब हो ही गए। महिला ने शोर मचाया तो आसपास के घरों से लोग निकलकर बाहर आए
और वहां इकट्ठा हुए, लेकिन लोगों की भीड़ देख बदमाश वहां से भागने में कामयाब हो गए। हालांकि पूरा मामला पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। वहीं महिला की माने तो उससे बदमाश के साथ काफी देर तक मुकाबला किया और शोर भी मचाया। मुझे घर से निकली थी और 3 बजे का वारदात हुई है। आगे 2 मोटरसाइकिल पे थे और उन्होंने झपटा करा, उसने आके मुझे बताई तो हम भी घबरा गए एकदम। फिर हम पुलिस के पास गए, घर कोई नहीं था। तो क्या साराबाद के सीसीटीवी कैमरे में क्या है? क्या पुलिस ने जांच की है सीसीटीवी कैमरे की? हाँ, बाद में जांच की है। जब हमने शिकायत करी है तो गए थे बेचारे, तो उन्होंने क्या जांच। पता चल पाया किस प्रकार? वही मोटरसाइकिल पर तो उतरे एकदम, एक मोटरसाइकिल ले खड़ा था, एक ने उसे गुथा गुथी करी है, पैर में भी चोट आई उसके। आई एकदम, घर आई तो बहुत घबराई थी। मैंने आके बेड पे लुटाई। कितना सामान है जो लूट के ले गए? चैन थी 2 तोले की, उसमें टिकला भी था। चैन को ले गए? खींचने की कोशिश करी और कानों में थे उसके। तो पर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर चौकी है, उसके बाद भी इस प्रकार की वारदात? हाँ, थोड़ी दूरी है चौकी वहाँ से, कोई ऐसे होगी 100 किलोमीटर पर। उसके बाद भी इस प्रकार की वारदात? हाँ, अब क्या करे पुलिस। शिकायत दे दी आपने पुलिस को? हाँ, शिकायत दी, आए थे, घर आ गई है। उसके बाद हम गए शिकायत करने, दूर था थोड़ा घर। कैसे पता चला कि ऐसी वारदात हुई है? उसने बताई थी हमें आके घर, हमें क्या पता थी। बहू ने घर आके बताया? घर बताई थी, 2 बच्चे थे उसके साथ, वो रोते आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। मुझे क्या हुआ? चैन स्नैचिंग की वारदात हुई आपके साथ, क्या था पूरा? मैं अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी और उसी वक्त वो मेरे को एक तरफ देखकर वापस चले गए, फिर बैक होके आए और पीछे से मेरे ऊपर मोटरसाइकिल वाला एक गली में चला गया और जो पीछे वो बैठा था वो मेरे ऊपर झपटा, मेरे गले पे हाथ डाला। पर मैंने काफ़ी कोशिश करी, उसका एक हाथ पकड़ भी लिया था और उसके हाथ पे घाव भी कर दिया है मैंने, पर फिर भी वो मतलब चैन मेरे से छीन के चला गया। पर काफ़ी देर तक मेरे से वो कोशिश करता रहा कि मैं चैन छीन लूँ, पर कोशिश उसकी नाकाम हुई तो नहीं, पर सही रहा, उसको खींच ली उसने चैन। पर मैं कितने बजे के बाद? ये दोपहर 3 बजे के। तो क्या आसपास कोई लोग नहीं, वहाँ पर कोई नहीं था, आसपास बिल्कुल खाली रोड थी। जब लोग बाग ने बच्चों की चिल्लाने की आवाज़, बच्चे चिल्लाए, वो मेरे पे झपटा और बच्चे चिल्लाए तो आसपास के लोग निकले तो वो चैन खींच के भाग गया। मेरे काफ़ी गले पे निशान भी पड़ गए हैं, पैर में चोट, उसने मुझे घेर दिया था। जरूर करेंगे अगली खबर की। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले देश भर में कर्मचारियों ने प्रतिरोध दिवस मनाया। फरीदाबाद में जिला मुख्यालय पर काफी संख्या में कर्मचारी और महिला कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। वहीं सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्याय नरेश शास्त्री ने कहा कि सरकार निजीकरण को खत्म करे और नए पद सृजित करे और नई भर्तियां शुरू करे। इसके अलावा उन्होंने 21 सूत्रीय मांग पत्र भी मुख्यमंत्री के नाम दिया है। नरेश शास्त्री ने कहा कि अगर सरकार नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकारों ने कर्मचारियों के प्रति कड़े कानून बनाए हैं, जिससे कर्मचारियों के खिलाफ जो है सरकार का रुख स्पष्ट होता है। आज उसके विरोध में हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और 21 सूत्रीय मांग पत्र अभी हम जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे। इस मांग पत्र में हमने मांग की है कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए, छटनी किए गए कर्मचारियों पर वो उनको ड्यूटी पर वापस लिया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, नई पेंशन स्कीम जो है ना समाप्त हो और क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में नए पद सृजित हों, पक्की भर्ती की जाए। जैसे हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती करी है, इसी तरीके से सफाई कर्मचारी और सीवरमैनों की भी पक्की भर्ती सरकार करे। टूरिज़्म के कर्मचारियों का वेतन सरकार देने का प्रबंध करे और इसके अलावा सरकार से जो हमारी 21 सूत्रीय मांग पत्र है उस पर सरकार बात करे। इससे पहले हम विधायकों को ज्ञापन दे चुके हैं और आज हम यहाँ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं
और इसके बाद भी सरकार ने नहीं हमारी बात का समाधान किया तो हम सभी मंत्रियों के घरों पर उनका घेराव करेंगे और उनको भी ज्ञापन देंगे। और उसके बाद भी सरकार ने हमारी मांग नहीं सुनी तो हम फिर जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर बड़ी एक रैली। अगली खबर की फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बस अड्डा चौकी पुलिस ने सुबह बस अड्डा चौक से लावारिस अवस्था में घूमते 3 बच्चे देखे, जिसके बाद पुलिस ने बच्चों से पूछताछ कर गहनता से छानबीन शुरू की और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों के परिजनों को ढूंढकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया। फरीदाबाद बल्लभगढ़ बस स्टैंड पुलिस चौकी ने लावारिस घूम रहे 3 बच्चों को उनके परिजनों तक पहुंचाया। पुलिस ने देखा कि 3 बच्चे लावारिस बस अड्डे चौकी के पास घूम रहे थे तो पुलिस कर्मियों ने बच्चों से जब उनके परिवार का पता पूछा तो बच्चों ने बताया कि उनके पिता शिव कॉलोनी सेक्टर 3 के रहने वाले हैं और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक बच्चे सुबह सवेरे अपनी मां, जो कि प्रथला विधानसभा क्षेत्र के गांव सीगरी की बेटी है, के पास जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन रास्ता भटक जाने के चलते वह बस अड्डा चौकी के आसपास ही भटकते दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों की निगाह उन बच्चों पर पड़ी तो उन्होंने आनन फानन में इन्हें अपने पास बिठा लिया। मामले की गहनता से छानबीन शुरू कर दी और आखिरकार बच्चों के परिजनों को ढूंढकर बच्चों को उनके हवाले कर दिया। साथ ही बच्चों को आगे से अपना ख्याल रखने की हिदायत भी दी। यहाँ बस अड्डे के पास लावारिस हालत में घूमते हुए मिले हैं। ये बच्ची अपनी माँ के पास नानी के घर जाना चाहती थी और इनको ठीक से आता पता नहीं था, लेकिन इसको अपने घर का पता था। और ये शिव कॉलोनी तिगांव रोड बल्लभगढ़ में सेक्टर 3 के पास रहते हैं। तो इसके तलाश करके इसकी दादी को बुलवाया है और उनके हवाले कर दिया। अब इसके पिता को बुलाया जा रहा है? हाँ, इसके पिता को बुलाया है। ये बच्चे कह रहे हैं हम अपनी माँ के पास जाएंगे, इसके पिता को बुलाया है और इसकी माँ के पास भिजवाएंगे। बच्चों को डांटने डूटने का भी कुछ जानकारी मिली है कि डांटते थे दादी या उनके घर वाले? नहीं, छोटे बच्चे हैं, अगर कहीं शरारत करेंगे तो माँ बाप तो डांटने का उनका। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। लगभग 3 दिन पहले स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर में लगाए गए करोड़ों रुपए के टॉयलेट निरीक्षण के दौरान मेयर सुमन बाला ने बदसलूकी करने वाले एसडीएम सुरेंद्र खट्टर के निलंबन के बाद अब अगला कदम उठाते हुए मेयर ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी स्थानीय निकाय चंडीगढ़ और महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला को पत्र लिखकर इसकी जांच राज्य चौकसी विभाग द्वारा करवाए जाने की मांग की है। अपने पत्र में मेयर ने लिखा है कि वर्ष 2015 से अब तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगाए गए इन टॉयलेटों पर लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं प्रति माह इनकी मेंटेनेंस पर 6.5 लाख रुपए यानी 78 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। इसलिए मेयर ने राज्य चौकसी विभाग द्वारा इसकी जांच करवाने की मांग की है कि आखिरकार इतना पैसा खर्च करने के बावजूद ये टॉयलेट इस्तेमाल करने के लायक क्यों नहीं है। मैंने बताया कि प्रदेश में मनोहर सरकार ईमानदारी से विकास कार्य करवा रही है और ये अधिकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उन्होंने साफ किया कि आने वाले समय में लापरवाह अफसरों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो विजिट पे गई खट्टर जी के साथ, तो वहाँ मैंने पाया सच्चाई में टॉयलेट की स्थिति बहुत ख़राब थी। हम 6.5 लाख रुपए महीना इन टॉयलेट को मेंटेनेंस के लिए भी दे रहे हैं। हमारी सरकार, मोदी सरकार, हमारी मनोहर लाल खट्टर सरकार बहुत ईमानदार सरकार है और उन्होंने लोगों की परेशानियों को देखते हुए टॉयलेट्स के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ रुपए भेजे ताकि लोगों को शौचालय में जाने के लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए और हमारा फरीदाबाद शौच मुक्त रहे, खुले में शौच मुक्त रहे। तो इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने 12 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन के तहत भेजे, लेकिन हमारे अधिकारियों ने इसको बिल्कुल सही से काम नहीं किया और बहुत लापरवाही बरती, जिसके चलते पब्लिक ने मुझसे ये शिकायत करी कि भाई ये जो काम हो रहा है बिल्कुल सही नहीं है और टॉयलेट बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। वहाँ पे 1 मिनट के लिए भी आप मास्क पर डाल के जाके दिखाइए वो किस तरह की स्थिति में है। तो इन चीज़ों को देखते हुए पलवल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपीएफ और जिला पुलिस की तरफ से ड्रिल किया गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ईएमयू ट्रेन में बम होने की सूचना दी गई है। पुलिस द्वारा ड्रिल किया गया। नार्दर्न रेलवे की एरिया मैनेजर भावना जैन ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए ड्रिल चलाया गया है। उन्होंने बताया कि आपातकालीन स्थिति से किस प्रकार से निपटा जाए इसके लिए समय समय पर अभ्यास करना जरूरी है। ड्रिल के दौरान यात्रियों को सूचना दी गई कि वे अपनी जगह पर खड़े रहें और भागने का प्रयास नहीं करें। गाड़ी में बम होने की स्थिति में सावधानी बरतना जरूरी है। लोगों की सावधानी से बचाव किया जा सकता है। रेलवे स्टाफ और जिला पुलिस के सहयोग से बम को डिफ्यूज किया जाता है। इसके लिए ये कदम
गया है। ड्रिल अभियान समय समय पर किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया कि आरपीएफ की तरफ से ड्रिल किया गया, जिसमें एक आईटी बम होने की सूचना दी गई है। बम मिलने के बाद में बम निरीक्षक दस्ता बुलाकर उसे डिफ्यूज किया गया। कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन मिलके क्राउड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि बॉम्ब एक्सप्लोजन और सेफ्टी विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आज के टाइम में, तो कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो इस टाइम पे कैसे क्राउड मैनेजमेंट करना है, कैसे रेलवे स्टाफ और सिविल मिलके बॉम्ब डिफ्यूजन वगैरह करते हैं, उसके लिए हमने स्टेप लिया था, जिसमें हम लोगों ने ये किया था कि आरपीएफ का स्टाफ बेसिकली होता है रेलवे का स्टाफ। उसमें हमारे जो पुलिस वाले जो रेलवे के होते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वो रिस्पॉन्स कैसे करें और ऐसे ही सिविल के साथ मिलके कैसे रिस्पॉन्स करें इन द क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम। तो इस टाइप का अगर हम ऐसे मॉक करते रहेंगे तो एक्चुअल में अगर आज बेसिकली हमने यहाँ पे आरपीएफ ने मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज़ की थी, तो जिसमें मॉक ड्रिल में एक आईडी बॉम्ब होने की सूचना थी और उसको फिर डिफ्यूज़ किया गया बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड बुला के। बेसिकली उद्देश्य ये था कि आगे कभी अगर इस टाइप की घटना होती है तो पुलिस का और आरपीएफ का, मुख्यतः आरपीएफ का जो यहाँ पे बेसिकली फोर्स रहती है, और उसके बाद पुलिस, उसका क्या रिएक्शन रहेगा, कैसे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, कितना लोगों को इवैक्यूएट करना है, स्टेशन को खाली कराना है। तो बेसिकली प्रिपेयर्डनेस को लेके हमारी तैयारियाँ कैसी हैं, उसके तहत ये मॉक ड्रिल की गई। तो जितनी तैयारियाँ अच्छी होंगी उतना ही जब अगर कभी रियल में कोई घटना होगी तो हम उसमें बेटर उसको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। किस तरह की तैयारियां मिली, किस माहौल कैसा रहा? तैयारियाँ अच्छी थी। एक जैसे ही जो भी एक सेट पैटर्न होता है, प्रोसीजर होता है, एक आईडी, एक बॉम्ब मिलने की सूचना मिली, उसके बाद स्क्वाड को बुलाया गया, उसने देखा, फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसने उसको जांच किया, वो एक आईडी बॉम्ब मिला, उसके बाद उसको डिफ्यूज़ करने के लिए वाटर जेट जो टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करके उसको डिफ्यूज़ किया गया। मासूम फिर चढ़ी दहेज की बलि। पलवल होटल में शव को रखकर नेशनल हाईवे नंबर 19 पर जाम लगाया गया। गांव अहरवा में नवविवाहिता की गला दबाकर ससुराल वालों ने हत्या कर दी और हत्या के बाद सभी मौके से फरार भी हो गए। मृतका के परिजनों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने को लेकर हाईवे पर शव को रखकर जाम लगा दिया। ये जाम इतना लंबा लग गया कि हाईवे के दोनों तरफ कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। पुलिस के जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के आश्वासन के बाद आरोपियों ने जाम को खोला और गांव निवासी विकास ने बताया कि उन्होंने अपनी रश्मि की शादी गत 27 नवंबर वर्ष 2000 को अहरवा निवासी बलराम के साथ की थी। शादी में हैसियत अनुसार दान दहेज भी दिया गया था, लेकिन शादी के अगले दिन से रश्मि को पति बलराम, ससुर ज्ञान सिंह, सास सत्यवती व देवर मनीष दहेज में कार की मांग को लेकर परेशान करने लगे, जिनको कई बार सामाजिक तौर पर समझाया गया। बीते दिन लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस आरोपियों को 30 घंटे बीत जाने के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर रही है। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाने के लिए उन्होंने हाईवे पर शव को रखकर जाम लगाया है। विकास ने बताया कि उनकी डीएसपी दिनेश कुमार ने आश्वासन दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह नौकरी से इस्तीफा दे देंगे। उसी के आश्वासन पर अब ये जाम खोल दिया गया है। ये जाम इतना लंबा लग गया कि दिल्ली आगरा हाईवे पर कई किलोमीटर तक जाम लग गया था। याद थी वो पलवल के थाना में शादीशुदा हुई थी, हैरमा गांव में शादी, चंद दिन पहले शादी हुई, जिसकी कल मृत्यु हो गई थी, जिस संबंध में उन्होंने यहाँ मुकदमा दर्ज करवा रखा है। उसी की डेड बॉडी को लेकर इन्होंने यहाँ पे जाम लगाया था कि उनकी कार्रवाई उचित और बहुत जल्दी हो। इस संबंध में आश्वासन को दे दिया गया है कि जो कानून के दायरे में जो कार्रवाई होगी वो उचित उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, दोषियों के खिलाफ, और बहुत जल्दी उन दोषियों को गिरफ्तार करके भारत में भेज जाएगा। तो सर मतलब यह आधा घंटे का आसपास रहा यहाँ पे, लोग से समझा किया उनको, मान के यहाँ पर आप देख रहे हो जिस तरह के पीछे आपको नजर आ रहा है, इस वक्त ट्रैफिक सुचारू रूप से स्टार्ट हो गया। वीवीएम न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीवीएम न्यूज। नमस्कार।